हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 12th के 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे और बाकी की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। एक 5th एक्सरसाइज जैसा मैंने बताया था एनसीईआरटी मैथ में है नहीं, एलिमेंट मैथ में एक अलग से एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी, जबकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे पहला सम है राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू 0 होती है, यानी कि z का कंपोनेंट k का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और उसमें एंगल दे रखा है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो वेक्टर के जो एंगल होते हैं वो एंगल हम लेते हैं अल्फा, जो कि इसने थीटा दे रखा है, बीटा जो कि 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा, और जेड की जरूरत नहीं है, गामा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, गामा का तो कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा, यानी कि कोस गामा 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमें कोस अल्फा निकालना है। कोस अल्फा मतलब कोस 30 मतलब √3/2। कोस बीटा निकालना है, कोस 60 मतलब 1/2। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, राइट डाउन यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। देखो गामा यहां पर होगा ही नहीं, के यहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि वो 0 हो जाता है, यानी कि कोस गामा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? कोस गामा। गामा 0 नहीं है, कोस गामा 0 है। ठीक है, कोस गामा क्या है? 0 है। कह सकता हूं कि गामा 90 डिग्री है, कह सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में अगर वो वेक्टर है तो जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस, वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती है। अगला फाइंड ए स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो पॉइंट दे रखे हैं, अगर हमें पी क्या वेक्टर निकालना है तो हमें क्यू में से पी घटाना पड़ेगा, मतलब x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अगर निकालना इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर करना स्क्वायर रूट। एक फार्मूला बन जाएगा जो हम क्लास 11th में भी करते हैं, फिजिक्स में भी आप करते हो, वही है। थर्ड सम है ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, डायरेक्शन की बात है, यहां पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक गर्ल है जो 4 किलोमीटर जाती है वेस्ट की तरफ, ओरिजिन से यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आई एक पॉइंट पर, कितने किलोमीटर आई? 4 किलोमीटर आई। फिर वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, नहीं ये नहीं था, हाँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। जब वो लड़की यहां पर आती है तो उसकी नॉर्थ इधर हो जाती है, मैं अभी यहां पर लाइन ड्रा कर लेता हूं, यानी कि अभी इसकी साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। जब बंदा यहां जाएगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां से वो एंगल बनाती है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ईस्ट की तरफ, मतलब यहां से जाती है और नॉर्थ के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। यहां पर ये गया 3 किलोमीटर, कितने दूर गया? 3 किलोमीटर पॉइंट बी पर। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये है 60 डिग्री का एंगल, और इस बी को ओ से ज्वाइन कर दो। बी को हमें ओ से ज्वाइन करना है, बी को ओ से ज्वाइन करना है। देखो पहले वो ओ से ए की डायरेक्शन में आया, फिर ए से बी की डायरेक्शन में गया, स्टार्ट हुआ था ओ से, इनिशियल पॉइंट उसका ओ है, और रुक गया वो बी पर, टर्मिनल पॉइंट उसका बी है। हमें ओ बी निकालना है, हमें क्या निकालना है? ओ बी वेक्टर निकालना है। तो एक बात तो क्वेश्चन नंबर 3, फिगर बनाओ। इन फिगर
एक बात तो समझो, अगर हमें OB वेक्टर निकालना है तो OB वेक्टर होगा OA प्लस AB, यही हमारे वेक्टर का रूल है। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। अब OA कितना है, देखो OA है, अब डायरेक्शन के हिसाब से सोचें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। डायरेक्शन के हिसाब से सोचें तो ये -4i है। -4 क्यों? क्योंकि जैसे x एक्सिस उधर पॉजिटिव होता है, इधर आया है, नेगेटिव वाली साइड आया है, वेस्ट की तरफ आया है, तो -4i लिख दिया, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग आ रहा है, x एक्सिस का कंपोनेंट i होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं AB। AB 60 डिग्री का, यहां पर मैं कंपोनेंट का फार्मूला यूज करूंगा, कंपोनेंट ऑफ AB अलोंग x एक्सिस। यहां पर मैं कंपोनेंट का फार्मूला यूज करूंगा, जो कि होता है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। ये कंपोनेंट होता है भाई AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, इज इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और कोस 60 है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 3/2 कंपोनेंट। और इसके साथ आई कैप भी लगा दो, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है तो आई, चलो बाद में लगा देंगे, अभी आप वैल्यू निकालो। कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, ये फार्मूले होते हैं। 3 इंटू में कोस 30, मतलब 3√3 बाय में 2। कोस 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √30। तो सो AB वेक्टर, अब दोनों कंपोनेंट का सम होता है, मतलब 3/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। तो कह सकता हूं हाँ, अब नाउ पूरा हमें क्या निकालना था? OB वेक्टर निकालना था। कह सकता हूं OA प्लस AB, OA है माइनस का 4i प्लस 3/2i प्लस 3√3/2 j कैप। अगर यहां से इन दोनों में से i कॉमन लेके एलसीएम ले लें तो 2 माइनस का 5i/2 प्लस 3√3/2 j कैप। ये आपको कंपोनेंट है, नई चीज एक आई है कंपोनेंट। यही कंपोनेंट को मिला के एक वेक्टर बनता है। ये हमारे जो बच्चे साइंस से हैं वो क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ते हैं। अलोंग x एक्सिस AB कोस थीटा होता है, अलोंग y एक्सिस AB साइन थीटा होता है। जो आर्ट वाले हैं उनको भी ये फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू B प्लस C, तो इज इट ट्रू दैट A इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं होता भाई, क्योंकि अगर उधर से A का मॉडुलस करेंगे तो उधर से B प्लस C का मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस आपको करना पड़ेगा। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करने के लिए आप एग्जाम्पल लो। B कुछ भी मान लो, B मान लिया 1 2 3, C मान लिया 2 3 4, प्लस कर दो 1 2 3 2 3 4, तो प्लस करेंगे तो प्लस करके A मानना है, मतलब आपको पहले B मानना है कुछ भी, A मानना है कुछ भी, A मानो B और C का सम, और फिर जैसा इसने कह रखा है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड अलग अलग मानना। आप देखोगे कि ये इक्वल नहीं आता, A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड प्लस C का मैग्नीट्यूड नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका हमें मैग्नीट्यूड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में x i कैप j कैप k कैप इज इक्वल टू x i y j और z, नहीं, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है k। तो बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, x i प्लस x j प्लस x k का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर करेंगे 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू 1/√3। प्लस माइनस लगा सकते हो, कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिफ्थ में यही हमने वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। देखो रिजल्टेंट ये दोनों वेक्टर का सम होता है, जो दोनों वेक्टर का सम होता है वही रिजल्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में
ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस के, जो बी वेक्टर होता है i माइनस 2j प्लस के। तो जो रिजल्टेंट की बात होती है तब भी आपको दोनों का प्लस करना है, 2i प्लस i 3i प्लस j, और ये हो गया 0। अब इसका यूनिट वेक्टर बना लो, मतलब इसके बारे में इसका मैग्नीट्यूड कर दो, a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब √9 + 1 √10। तो इसका यूनिट वेक्टर बनाओगे बाय में कर दोगे, फिर इसको 5 से गुणा कर दोगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और अगर 5 से गुणा कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5। तो यूनिट वेक्टर बना के 5 से गुणा करनी है तो उसका 5 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड आएगा। यही काम इसमें करना है। यहां पर क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c। यही करना है। 2a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से b सबट्रैक्ट किया, उसमें 3c प्लस कर दिया, c को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, फिर उसका यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालो और वो मैग्नीट्यूड बाय में कर दो, जैसे 3/√10 1/√10। यही करना है, पूरे का मैग्नीट्यूड करना। पहले 2a माइनस बी प्लस 3c निकालो। 8th है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स AC। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पॉइंट यहां पर दे रखे हैं, पॉइंट को हम बदलते हैं पोजीशन वेक्टर में। पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू ij लगा देते हैं, i माइनस 2j माइनस 8k। पोजीशन वेक्टर ऑफ B 5i माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ C 11i प्लस 3j प्लस 7k। यहां पर अब हमें इनको कोलिनियर दिखाना है तो हम निकालते हैं AB। AB इज इक्वल टू बी में से ए करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। 5i में से माइनस करेंगे 4i, प्लस का 2j हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा, और प्लस का 6k हो जाएगा। यहां से आप 2 कॉमन ले लो। इस 2 का करना क्या है मैं अभी बताता हूं। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, आप 2i प्लस j प्लस 3k ये करना है। एंड BC निकालते हैं, BC निकालेंगे, C में से B माइनस करेंगे, 6i 5j एक मिनट नहीं प्लस 3j और 7 + 2 9k। 3 यहां पर मैंने कॉमन लिया, BC इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। तो यहां से इसको बाय में ले जाते हैं, यानी कि BC वेक्टर बाय 3 या कह लो 1/3 BC इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, और ये इस 1 में पुट कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू हमने निकाली है पुट इन 1 में पुट करेंगे तो AB वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 BC हो जाएगा। और यही होता है जब कोलिनियर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो आप A इज इक्वल टू लैम्डा B दिखा सकते हो। जब कोलिनियर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है। क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है। क्यों आती है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। थीटा 0 होता है कोलिनियर और पैरेलल में, इस वजह से A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 आता है। अगर पैरेलल शो करना है तब भी आप A क्रॉस B 0 दिखा सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि आप एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन दिखा दो। जैसे AB इज इक्वल टू 2/3 BC, ये हमारा लैम्डा हो गया। तो A वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल में है, मतलब ये कोलिनियर है। पैरेलल शो करना है तब भी यही करते हैं। बस पैरेलल में 4 पॉइंट मिलते हैं, A B C D, यहाँ पर 3 पॉइंट मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें रेशियो भी निकालना है, B डिवाइड्स AC। रेशियो का हमारा वही फार्मूला है, जैसे हम फार्मूला लगाते हैं M1x2, उसी हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। R वेक्टर का फार्मूला होता है MB प्लस NA बाय में M प्लस N। इसमें हम A वेक्टर को हम A मान लेते हैं,
मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं, नहीं नहीं बी का तो हम आर मानेंगे, सी वाला हम बी मानेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में है ए बी सी, बीच वाला आर होता है, इधर वाला ए होता है, इधर वाला बी होता है, जो रेशियो होता है एम एन होता है वो हम के रेशियो 1 मान लेते हैं। तो हम यही करते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं, यानी कि लेट रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1। फार्मूला लगाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ऊपर मैंने लिख रखा है, तो पहले बी, आर की जगह बी है हमारा 5i - 2k इज इक्वल टू एम की जगह के, बी है हमारा सी वाला, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस में n है 1 इंटू में a i - 2j - 8k और बाय में m प्लस n मतलब k प्लस 1। k प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 5 इंटू में k प्लस 1 i कैप -2 इंटू में k प्लस 1 k कैप, ये k कैप है, ये k है, अलग अलग है, इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11ki प्लस 1, 11k प्लस 1 i कैप। अब चाहे कुछ भी आओ छोड़ो, i का कोफिशिएंट 5k प्लस 1 है, i का कोफिशिएंट 11k प्लस 1 है, सिर्फ इनको बराबर कर दो, सिर्फ इनको बराबर कर दो, 5k प्लस 1 को 11k प्लस 1 के, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k प्लस 5, इधर आ जाएगा -6k, इधर आ जाएगा 1 माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसल, और k की वैल्यू 4/6 मतलब 2/3, तो रेशियो आ गया हमारे पास 2:3। सिर्फ हमें i के कोफिशिएंट की ही करने से बराबर आ सकता है। हाँ आप पूरा सोल्व कर लो, आप j का कोफिशिएंट भी बराबर कर दो, वहां से भी क्या आता है 2/3 आता है, आप k का कोफिशिएंट भी बराबर कर दो, वहां से भी 2/3 आता है। अगर तीनों से 2/3 आता है तो बिल्कुल फिर तो ये रेशियो है सही। अगर ये एक जगह 2/3 आता है, एक जगह 3/2 आता है, कुछ और आता है 3/4 आता है, 3/5 आता है, फिर है ये गलत, इसका रेशियो निकालना है इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से आपको ये रेशियो निकालना है। ऐसा ही ठीक 9 सम है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R which divide the line segment joining the 2 point P and Q, पोजीशन वेक्टर externally in the ratio 1:2। क्या पूछ रखा है, देखो एक लाइन है P Q, P का इसने पॉइंट दे रखा है 2a प्लस बी, ये क्या दे दिया 2a प्लस बी, Q का इसने पॉइंट दे दिया a - 3b। अब इसको जो डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो है R, जो हमें निकालना है, ठीक है। और रेशियो भी दे रखा है, रेशियो भी दे रखा है 1:2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू 2a प्लस b, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल टू a - 3b। आर वेक्टर का फार्मूला है mb - na बाय में m - n। जब जब एक्सटर्नली की बात होती है तो बीच में माइनस होता है, जब जब इंटरनली की बात होती है बीच में प्लस होता है। आर वेक्टर जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू m मतलब 1 मल्टीप्लाई में q, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, दूसरे से गुणा करनी है, -3b प्लस माइनस n यानी कि 2 इंटू में 2a प्लस 2 प्लस b और बाय में 1 - 2 a -3b -4a -2b बाय में -1 इज इक्वल टू -3a -5b बाय में -1 माइनस कैंसल, 3a प्लस 5b, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ R आया है। जैसे P का पोजीशन वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर, वैसे ही ये पोजीशन वेक्टर ऑफ R आया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 है टुवर्ड्सन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम दे रखी है, ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अगर इसकी ये साइड A है, ये साइड B है, तो इसका ये डायगोनल ही क्या होता है a प्लस बी होता है।
डायगोनल ही क्या होता है, ए प्लस बी होती है। अगर ये साइड ए है वो साइड बी है तो इसका डायगोनल ही ए प्लस बी होता है। इसी को हम रिजल्टेंट कहते हैं, डायगोनल को ही हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं, दोनों वेक्टर का सम। ठीक है, रिजल्टेंट निकाला, डायगोनल निकाला। तो अगर इसमें डायगोनल निकालना है कौन से सम में, 10th क्वेश्चन में, ए वेक्टर दे रखा है, ये साइड है, ये है। तो अगर हमें डायगोनल निकालना है तो a प्लस बी कर दो, कर दिया 3i माइनस 6j और प्लस 2k, बस लिख दो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यही है। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया का भी फार्मूला आया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी ना हो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, आई जे के और बाय में 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट 12 प्लस 10 माइनस जे माइनस 6 माइनस 5 प्लस के माइनस 4 प्लस 4। तो यहां पर ये आया 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप। अब इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा इसका एरिया, रूट 22 का स्क्वायर 484, 121 506, इसका आपको रूट निकालना, ये आ गया इसका एरिया। अगला सम है 11 सम है, जब वेक्टर कोई इक्वली इंक्लिन्ड होता है तो वहां पर तीनों बराबर होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो इसका मतलब कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा, इसका मतलब L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। तो बिकॉज एक फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तीनों सेम हैं तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से L की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। शायद यही कुछ इस तरह से हमने निकालना है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ये डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं L M N, और L की वैल्यू 1/√3 है तो M की भी 1/√3 है, ये आ गया। 12th क्वेश्चन है, A B C दे रखा है, फाइंड ए वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B एंड C डॉट D इज इक्वल टू 15। जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसमें D वेक्टर हम मान लेते हैं, लेट D इज इक्वल टू, D हमने मान लो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। बाकी वेक्टर इसने दे रखे हैं, A वेक्टर दे रखा है, A वेक्टर दे रखा 1 4 2, B वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है 3 माइनस 2 7, C वेक्टर दे रखा है 2 माइनस 1 4, अब हमें क्या निकालना है, D डॉट A इज इक्वल टू 0, D डॉट B इज इक्वल टू 0, D डॉट C इज इक्वल टू 0। D की A के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नहीं ये 0 नहीं था, ये 15 दे रखा था, ये तो परपेंडिकुलर था, दोनों परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, लेकिन ये 15 दे रखा है। तो इक्वेशन बनी, अगर इसके साथ करेंगे तो सीधी सीधी बनेगी x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह की हमने मैट्रिक्स में भी सोल्व की हैं। मैट्रिक्स तो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर सीधा
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, या सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x प्लस 12y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। x हमने, अच्छा दूसरी थी 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट की, माइनस प्लस माइनस कैंसल, 14y माइनस z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4i। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 8y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, और 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसल, 9y ये भी कैंसल, माइनस 15, तो y की वैल्यू आती है माइनस 15 बाई 9, मतलब माइनस 5/3। ये y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा z, और z की और y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आ जाएगा x। इस तरीके से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। 4 में पुट करेंगे तो 14y माइनस z इज इक्वल टू 0 है, मतलब z इज इक्वल टू 14y, 14 मल्टीप्लाई में माइनस 5/3 कटेगा नहीं, माइनस 70/3 आता है, और ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पर था x प्लस 4y, मतलब 20/3 प्लस 2z मतलब 140/3 इज इक्वल टू 0, तो दोनों ही प्लस होंगे, 160/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 160/3। आगे 13 सम लेते हैं। 13 सम में है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस के विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 वेक्टर दे रखे हैं, इनको मान लो ए बी सी। जो हमारा फर्स्ट है i प्लस जे प्लस के, जो मेरा b है 2 4 माइनस 5, और जो मेरा c है लैम्डा i, यहां पर लैम्डा है प्लस 2j है प्लस 3k है, तो इज इक्वल टू 1 क्या कह रखी है, फर्स्ट की डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के बराबर। तो सबसे पहले हमें b प्लस c को प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस लैम्डा i 6j माइनस 2k, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 यहाँ से 36, यहाँ से 4 यहाँ से, यानी कि आ जाएगा 44। अब आप निकालो यूनिट वेक्टर अलोंग b प्लस सी, सीधा सा है, b प्लस सी के बारे में मैग्नीट्यूड कर दो, मतलब 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k के बारे में। वैसे तो ये अलग अलग करना होता है, पर बड़ा है इसलिए मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूं। ये क्या कहता था, पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर, अब ये बना लिया यूनिट वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 1, बिकॉज इसकी और इसकी a डॉट b प्लस सी बाय में b प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है। अब ये तो 1 1 1 है, इसके साथ 1 1 करेंगे तो i की जगह 1 1 1 क्या जाएगा, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 के बाय में रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल कर दो, लैम्डा प्लस 6 और इसको इधर ले जाओ, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे,
लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर कैंसल, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहां पर लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है 13 सब में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, मतलब ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है, सी डॉट ए 0 है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और अब हमें एंगल निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का ए बी सी के साथ। अगर अब मैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकाल लूं तो फार्मूला हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2ab 2a डॉट बी प्लस 2bc 2b डॉट सी प्लस 2ca c डॉट ए इज इक्वल टू कुछ नहीं, यहां पर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 0 है 0 है 0 है, ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर रूट करें a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, अगर रूट करें तो √3 a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है तो √3 b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड c के बराबर है तो √3 c का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि इसने एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड a, फार्मूला निकालो किसका, कोस अल्फा या कोस थीटा का, इज इक्वल टू दोनों की डॉट प्रोडक्ट बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फार्मूला होता है a डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड b। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, इसकी इसके साथ हमें करनी है डॉट प्रोडक्ट, डॉट में करना है a, बाय में करना है इसका मैग्नीट्यूड, और इनटू में करना है इसका मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू ए डॉट ए, लिख लो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, बाय में इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सके हैं √3a का मैग्नीट्यूड, इनटू में एक और a का मैग्नीट्यूड है। अभी रुको, बी डॉट ए 0 है, बी डॉट ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी डॉट ए 0 है, सी डॉट ए 0 है, ए डॉट ए क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय में √3 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3, ये कैंसल। ऐसे ही हम निकालेंगे, दोबारा निकालेंगे बी के साथ, बी के साथ निकालेंगे तो यहां पर a डॉट बी बी डॉट बी, जो b डॉट बी बचेगा b का स्क्वायर बचेगा, यहां पर b का मैग्नीट्यूड, तब a प्लस बी प्लस सी की हम वैल्यू रखेंगे √3 इंटू में b, ये नहीं रखेंगे √3 इंटू में b इंटू में b का स्क्वायर यानी कि कट के क्या आता है 1/√3, तीसरा भी क्या आएगा 1/√3। तो यहां से प्रूव हो जाता है तीनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम है, तो मतलब इक्वल एंगल है, अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल है। ये था हमारा 14 सम। 15 था प्रूव दैट a डॉट बी a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b। देखो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b वो 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, b डॉट a वो भी 0 है, b डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यही बचेगा। लेकिन ये क्वेश्चन दो बार करना है, एक बार ये परपेंडिकुलर मान के चलो इसको प्रूव करो, एक बार इसको मान के चलो परपेंडिकुलर प्रूव करो, ठीक है। 16 से आगे ऑप्शन वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थीटा विद द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, देन
ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, देखते हैं ये जो 15 सम है, एक बार वही बता देता हूं। 15 सम में एक बार ए डॉट बी इज इक्वल टू लेके चलो ए प्लस बी डॉट में ए माइनस बी, नहीं ए प्लस बी, डॉट प्रोडक्ट करोगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे दोनों जीरो क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए जीरो है। इसका जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट में ए प्लस बी डॉट में ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये लेके चलो, जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए डॉट ए, मतलब ये इक्वल में रखना है, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे जाके ए डॉट ए से ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कट जाएगा, ये भी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 0, हो जाएगा ab इज इक्वल टू 0। मतलब एक बार तो हम ये लेके चले, ये प्रूव किया, एक बार हम ये लेके चले, ये प्रूव किया, ये दो बार प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ का पार्ट है। 16 है थीटा विद द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। थीटा जो होता है 0 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, उनके बीच का भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी। पाई तो हो ही नहीं सकता, पाई तो हो ही नहीं सकता। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, थीटा विद द एंगल बिटवीन देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 कर दो। अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो अगर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 है। फार्मूला खोलेंगे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। एक 1 से 1 कटा, ये वाला 1 उधर गया, 2a डॉट बी इज इक्वल टू -1, a डॉट बी इज इक्वल टू -1/2। a डॉट बी का फार्मूला खोल दो, a डॉट बी का फार्मूला खोलेंगे, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं, तो मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 किस पे होती है? कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस में ये वैल्यू होती है कोस 60 की, लेकिन बाहर माइनस है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला यहां पर लगाओ, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस 60, इसका लगाओ कोस 180 माइनस 60। देखो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो मैंने माइनस कोस 60 को कोस 180 माइनस 60 लिख दिया, मतलब कोस 120। तो थीटा कितना आया? 120, मतलब 2π/3, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला जो 18वां सम है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, इनकी हम बात करते हैं। यहां पर हम कुछ बात करते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, इज इक्वल टू आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि एक बात होती है कि ए डॉट ए क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं कह सकता हूं आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये सारे ही 1 होते हैं क्योंकि के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे का अगर फार्मूला लगाएं, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, 0 होता है। जे डॉट के भी 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है, क्योंकि के अलोंग जेड एक्सिस, आई अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। बात करते हैं क्रॉस की, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला लगता है आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ए क्रॉस बी का, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब थीटा 0 होता है, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के 0 आएगा,
फार्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। किसी भी वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है क्योंकि एंगल थीटा 0 होता है। आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे फॉर्मूला लगाएं, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा और इनटू में एक यूनिट वेक्टर होता है एन, वो एन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, और जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो होता है के। ये भी 1 ये भी 1 और थीटा हो जाता है 90 आई और जी के बीच में, तो ये आ जाता है के। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर, के के बराबर। जे क्रॉस के किसके बराबर, आई के बराबर। के क्रॉस आई किसके बराबर, जे के बराबर। अगर मैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब मैं पूछने लग जाऊं जे क्रॉस आई, यानी कि आपको याद ये रखना है ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। अगर ये क्लॉक इस तरह से चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई। अगर इस तरह से चलोगे तो ये पॉजिटिव जवाब देना है। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो नेगेटिव जवाब देना है। नेगेटिव जवाब देना है आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। इसी क्वेश्चन का कुछ 18th है, इसमें आई डॉट मैं लिख रहा हूं 18th में आई डॉट जे क्रॉस के होगा आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, उल्टा घूम गया ना, ये होगा माइनस का जे। के डॉट आई क्रॉस जे ये होगा के। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट माइनस जे माइनस 1 होता है, प्लस 1 1 से 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन 18वें का ऑप्शन नंबर सी। 19वां थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू। ए डॉट बी का फार्मूला खोलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ए क्रॉस बी का खोलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड कैंसिल, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों बराबर होते हैं π/4 पे, क्योंकि π/4 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी होती है और हमारा चैप्टर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे हमारा 11th चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, नहीं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि इसी पूरे यही चीजें आपको बेसिक यही समझ में आना चाहिए। ये चीजें भी काम आएंगी, वही वेक्टर में जो चीजें हैं इस वेक्टर में, यानी कि अगर आपको वेक्टर अच्छे से समझ में आया तो आप अगला चैप्टर समझ जाओगे। अब तक अगर आपको वेक्टर का पता ही नहीं कि वेक्टर क्या होता है, किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से गुणा करते हैं, तो अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इस वेक्टर के सारे फार्मूले से ज्यादा फार्मूले तो और आ जाएंगे 11th चैप्टर में। बेसिक आपको ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं इनको जरूर ध्यान में रखना, अगले चैप्टर में बहुत काम आएंगे। तो ओके, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना ताकि अगला चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके।